हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी जो लेक्चर बना रहा हूँ ये बीटेक सेकेंड ईयर के लिए है। स्पेशली जो बच्चे AKTU के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अपने चैनल पे बहुत दिनों बाद ये वापस से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बीच में मैं एक बार कनेक्ट करने की कोशिश किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, तो अब मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। जिस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स थर्ड और फोर्थ के लेक्चर्स डाले थे सिविल इंजीनियरिंग के लिए और बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, आप लोगों ने उसका प्रॉफिट मतलब फायदा उठाया, आपको हेल्प मिली। एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी सीरीज में मैं आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंड सेमेस्टर के भी मैथमेटिक्स के वीडियोस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियोस इधर जून तक थोड़ा कम आए, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्जाम आते आते मैक्सिमम पूरे सिलेबस के वीडियो आपके हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो AKTU में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं या उनको लगता है मैथ्स किसी तरह निकल जाए, तो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे वीडियोस को फॉलो करिए और पढ़ते रहिए, उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा होगा। और मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं, और जनरली मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चों जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या तो आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आज हम नए सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि अभी AKTU का पैटर्न पिछले 2019 के बाद 2022-23 के सेशन में 23-24 के सेशन में रिवाइज हुआ है, तो नए पैटर्न के हिसाब से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फॉर सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। कुछ दिनों के बाद रेगुलर वीडियो आती रहेंगी और ये मेरी प्रॉमिस है कि आपके एग्जाम आते आते आपके सारे सिलेबस का नोट्स सेकेंड मैथमेटिक्स का आप हमारे इस चैनल पे अवेलेबल होगा, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अभी सब्जेक्ट कोड हो गया है BAS 203 2 फॉर सेकेंड सेमेस्टर। 03 सब्जेक्ट कोड है, BAS मतलब बेसिक ऑफ अप्लाइड साइंसेज, उसमें मैथमेटिक्स का कोड है। बीटेक सेकेंड सेमेस्टर AKTU के स्टूडेंट के लिए है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के AKTU के, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि AKTU के स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट जहां पर भी ये सिलेबस जनरली मोर और लेस लगभग सिमिलर सिलेबस होता है, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। जो हमारा पहला यूनिट है, दिस इज अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक पार्शियल, दूसरा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो और जो भी आपका फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद सम कांस्टेंट सम पैरामीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर बीटेक सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो भी आप मैथमेटिक्स थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे, वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बट जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए यूनिट 1, जो आपका यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ऑर्डर आप जानते होंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, n हाईएस्ट टाइम n लिखा गया है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है nth डेरिवेटिव है, मींस इसका ऑर्डर n हुआ। बट डिग्री मींस उसका होल पावर, इस पूरे डेरिवेटिव का पार्ट होल पावर 1 है, इसका भी होल पावर 1 है, इसका भी होल पावर 1 है। इक्वेशन में हर टर्म का पावर, होल पावर यूनिटी है, 1 है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर वर्ड का मतलब डिग्री से होता है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेंस में। इन सारे टर्म का होल पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, मतलब सबकी डिग्री 1, डिग्री मतलब होल पावर, जैसे इसके होल पावर 1 है, इसके होल पावर 1 है, इसके होल पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब जो डेरिवेटिव्स के साथ मल्टीप्लायर होंगे, an-1, an-2, a0, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एनी काइंड ऑफ नंबर, 1, 2, 3, -1, 2, 3, इस तरीके के नंबर दिए होंगे। तो इसलिए बच्चों इनको बोलते हैं लीनियर, मींस इनकी डिग्री 1 है हर टर्म की। हायर ऑर्डर मतलब 2, 3, 4, 5 बड़े ऑर्डर का हो सकता है। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब इनके जो मल्टीप्लायर हैं वो सबके सब कांस्टेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं, इस इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब
कंडीशन आता है जो राइट साइड में मे बी जीरो हो सकता है या कुछ फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है मे बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी मेथड डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मेथड सिखा दूं, ताकि उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। और वैसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते रहे हैं या आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अगर हमें एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूं जिसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, और आप कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। q के बारे में, q मीन्स राइट हैंड साइड का जो पार्ट है इधर जीरो, एनी कांस्टेंट या एनी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ -2 यहाँ 1 है, तो इस तरीके का इक्वेशन आपको एग्जाम में सॉल्व करने को आते हैं। ऑर्डर इसका 2 है, तो ऑर्डर 2 और ज्यादा भी हो सकता है। लीनियर है क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट इसमें इस लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और उसके राइट साइड में जीरो है या जीरो के अलावा कोई फंक्शन है, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों। मान लीजिए अगर q की वैल्यू जीरो हो जाती है, q की वैल्यू जीरो हो जाती है, इफ q इज इक्वल टू जीरो, देन सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन इक्वेशन स्टार का कैसे लिखा जाए, किसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन आपको दिया गया है। तो सोल्यूशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सॉरी, मैंने आपको उस केस के लिए बताया जिसमें Q की वैल्यू जीरो नहीं हो। जब Q की वैल्यू जीरो होगी तो सिर्फ हमें CF कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा प्लीज, इसको करेक्ट कर लीजिए। जब Q की वैल्यू जीरो है यानी राइट साइड में जीरो, तो सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF ओनली। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। खाली हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, कब, जब राइट साइड में जीरो हो तब। ओके, सेकेंड केस, अगर राइट साइड में जीरो नहीं है, q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ईदर कांस्टेंट, ईदर एनी अदर कांस्टेंट, or some function of x। अगर q जीरो नहीं है, कोई कांस्टेंट है या x का कोई फंक्शन है, उस समय जो सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू CF, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हर केस में निकालना है आपको, प्लस PI। PI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब राइट साइड में जीरो नहीं है तो हमें CF के साथ साथ PI भी निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का सम ले लेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर राइट साइड में जीरो है, सिर्फ जीरो है, तो y इज इक्वल टू CF, यानी ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया और वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है तो हमें ध्यान रखना है कि q जीरो है या जीरो के अलावा कोई फंक्शन है। जीरो है तो सिर्फ CF निकालना होगा, और अगर जीरो के अलावा कोई और फंक्शन है तो PI निकालना पड़ेगा। अब CF निकालने के भी बहुत सारे रूल है और PI कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे रूल है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के मैं डायरेक्ट रूल लिखता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत न पड़े, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखें और वैल्यू सीधे सीधे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम देखेंगे कि अगर Q जीरो है, राइट साइड में जीरो है, तो हाउ टू कैलकुलेट CF। तो CF के बारे में मैं आपको बता दूं,
कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम सहायक इक्वेशन कहते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलता है, एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू क्या है? 0। राइट साइड में 0 है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालने से पहले हमें एक निकालना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AE, याद रखिएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, इनको हम कैपिटल D में कन्वर्ट कर दें। पहले d ऑफ dx को कैपिटल D में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये इक्वेशन वापस अब कैसा बन जाएगा, d2y माइनस 2dy प्लस y इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, या ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स क्या आएंगे उस पर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। तो d ऑफ dx, ये नोटेशन याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह यूज होगा। x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको कैपिटल D मान लिया गया। यहां से y अगर हमने कॉमन ले लिया तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है बेटा, सिर्फ इतने पोर्शन से बनता है। जो फैक्टर आता है हमारा d का, डेरिवेटिव का जो फैक्टर आता है ना, उससे बनता है। बहुत सारे ऑथर या बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि बेटा d इज इक्वल टू m रख लो, और कोई डायरेक्ट d में ही करवाता है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको आप m माने, बट m मानने से थोड़ा सा इजी लगता है। तो अब जो सिर्फ इतना वाला पोर्शन है ना, उसको लेकर के चलेंगे और इन पे हम क्या रख देंगे, m। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां से देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, जहां जहां d है वहां पे m रख दो, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको ये पोर्शन लेना है, सिर्फ d का जो भी फैक्टर आया सिर्फ उतने पोर्शन लेके आपको m पुट करना है d के प्लेस पर। d स्क्वायर d जितने भी d है वहां पे m रख दीजिए और इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। ऐसा नहीं कि राइट में 0 दिया है इस वजह से इक्वेट कर रहे हैं, इसको हमेशा 0 के बराबर ही इक्वेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो m के आप देख सकते हैं m के कितने मान आएंगे। सॉल्व मतलब m की वैल्यू निकालना है, ठीक है, m के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको इधर मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लीजिए, या फिर आप देख सकते हैं कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m के यहां से दो रूट मिलेंगे, m माइनस 1, m माइनस 1, दो फैक्टर हुआ तो m की वैल्यू आ गई 1,1। और ये रिपीट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेड रूट, ठीक है जी। अब हम CF कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, इनके जो मेथड है उनको मैं आपको क्लियर कर दूं कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये m की वैल्यू पे डिपेंड करता है, m का जितना पावर उतनी वैल्यू आएगी, 2 पावर 2 वैल्यू आएगी, 3 पावर 3 वैल्यू आएगी। जब हम nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3, 4, 5, 5, 6 ऑर्डर का आ सकता है, बट इन जनरल एग्जाम में 3rd और 4th ऑर्डर तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब CF निकालने का मेथड जो है याद रखिएगा, टू फाइंड CF, पहला कंडीशन, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन AE आर डिफरेंट, दैट इज अलग अलग, M1, M2, M3 एंड सो ऑन, इस तरीके से अलग अलग रूट आते हैं, डिफरेंट रूट आते हैं। तो CF क्या हो जाएगा बच्चों, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x। जितने भी रूट रहेंगे उसको इसी तरीके से लिखते जाएंगे। 2 रूट मिला 2 ही तक लिखेंगे, 1 रूट मिला 1 ही तक लिखेंगे,
जितने रूट मिलेंगे उनको इस तरीके से लिखते जाएंगे हम। दिस इज द फर्स्ट रूल, प्लीज इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें रूट एक ही रूट है, दो रूट है लेकिन दोनों सेम है, रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए भी है। इफ ऐसा भी हो जाए कि रूट्स आर रिपीटेड, अगर रूट रिपीट कर रहे हैं, दैट इज मान लीजिए कि दो रूट एक ही आ गए, m1 और m2 इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 और m के बराबर है मान लेते हैं, और कोई तीसरा रूट है वो अलग है, m3 अलग है, दो रूट इक्वल हो गए, एक अलग हो सकता है, या हो सकता है दो ही रूट हो दोनों इक्वल हो, करेक्ट। तो उस केस में CF कैसे लिखा जाता है, जब रूट रिपीट करे तो लिखा जाता है CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू दी पावर, जो रूट रिपीट किया दोनों सेम है m लिख देंगे mx, और अगर तीसरा डिफरेंट रूट आ रहा है तो C1 C2 प्लस C3 e टू दी पावर mx या m3x, इस तरीके से हम लिखते हैं अगर दो रूट रिपीट करता है। So this is the repetition CF for the repetition of two roots। दो रूट अगर इक्वल आए, यहाँ पे देखिए दो रूट इक्वल है, इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब ये C1 C2 C3 C4 क्या है, C1 C2 C3 C4 ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कई बार निकालना होता है, कई बार नहीं निकालना होता है, एज पर न्यूमेरिकल जो हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी अगर कुछ कंडीशंस दिया गया हो तो। These type of solution is called general solution because इसमें C1 C2 C3 जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशन दे देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, तो उनको बच्चों हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, करेक्ट। तो अभी हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको लिखना हो, इसके लिए इसका रूट रिपीट कर रहा तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, C1 प्लस C2x इंटू e टू दी पावर m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो e पावर 1x, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको पता चल गया कि रूट रिपीटेड है तो इसका सीधे सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो जो सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू CF के बराबर होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दोनों में से किस मेथड से लिखा जाएगा, क्योंकि रूट रिपीट कर रहा है, दो रूट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 और 1 रिपीट किया तो हम सीधे लिखेंगे C1 प्लस C2x, और रिपीटेड रूट की वैल्यू क्या था, वो एक्सपोनेंशियल के पावर में, e के पावर में लिखा जाएगा, 1 था तो 1 इंटू एक्स यानी सिंपली x लिख देंगे, 1 इंटू एक्स या सिंपली x लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका y इज इक्वल टू CF। क्यों CF, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो सिर्फ CF आया, वही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ही रूट मिला इसलिए यहीं पर रुक गए, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता, आगे एक रूट और मिलता तो आगे प्लस करके लिख देते उसको, तो इस तरीके से हम लोग रूट लिखते हैं। तो ये दो मेथड याद रखना। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि 3 रूट रिपीट करे, ये भी हो सकता है कि 3 रूट रिपीट करे। तो थर्ड मेथड आपका हो गया कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, 3 रूट रिपीट कर रहे हैं और चौथा रूट अलग आ रहा है, m4 डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो CF क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख लिए, इतने ही सोल्यूशन आएगा। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं कि CF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि 2 रूट रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने फॉर्मूला लगा दिया था, करेक्ट। अब जब 3 रूट रिपीट करे तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर mx, जो रूट इक्वल आया उसके बराबर लिख देंगे। चौथा रूट अभी डिफरेंट है तो ठीक है, नहीं है तो यही स्टॉप हो जाएंगे, तो नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब CF हो जाएगा। बट चौथा रूट भी आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे CF e टू दी पावर C4 e टू दी पावर m4x, दिस इज योर CF, ऐसा हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से कंटिन्यू जैसे रूट रिपीट होते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट केस आती है, अब बच्चों जरूरी तो नहीं कि सारे रूट्स जो है रियल हो, रियल मतलब कॉम्प्लेक्स रूट भी तो आ सकते हैं जिसमें आयोटा आ जाए। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तब कैसे लिखेंगे, तो इफ मान लीजिए कि रूट आपने निकाला m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आ गया। आयोटा आप जानते होंगे, आयोटा मतलब अंडर रूट -1 कहीं आ रहा हो, उसकी वजह से इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट, ये कॉम्प्लेक्स रूट होगा।
अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, दो का कॉम्बिनेशन आ गया। तो उस समय CF कैसे लिखा जाता है? CF लिखा जाता है C1 e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2 e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। चाहे तो आप e टू द पावर अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये आपका CF हो जाएगा स्टूडेंट। कब? जब कॉम्प्लेक्स रूट आए तब। अब कॉम्प्लेक्स रूट में भी तो रिपीटेशन आएगा, तो जब कॉम्प्लेक्स रूट में भी रिपीटेशन आएगा तो उसको भी ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2 एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स ई टू द पावर अल्फा साइन बीटा एक्स। रिपीटेशन जहां पर आए यही दोनों पैटर्न लगेंगे। प्रोसेस जहां C1 C2 है C1 प्लस C2 एक्स आ जाएगा साथ में, या तीन रूट रिपीट किया तो C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट के केस में CF हम लोग बच्चों इस तरीके से निकालेंगे। करेक्ट। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख चुके हैं। अभी एक आप एग्जांपल ऐसा लेने की कोशिश करूंगा जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट आए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट के भी मेथड में समझा। ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स रूट के अलावा ऐसा भी होता है कि रूट कॉम्प्लेक्स ना हो, बट हमें जैसे रियल रूट अल्फा 1 बीटा 1 इस तरीके से मिलते हैं, उस तरीके से ना मिल पाए, तो उनके लिए हम क्या करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिसमें कि आप कॉम्प्लेक्स रूट और इस तरीके के रूट का यूज करके एटलीस्ट CF निकालना सीख सके। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ गए, एक सॉल्व d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 4y, या यहां पर हम और कर देते हैं, चलिए 6y ले लीजिए, इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन बताना है। देखिए राइट साइड में 0 है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलने से ही सोल्यूशन आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह मान लीजिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, d3y अपॉन dx3 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको CF निकालने की आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसको d ऑफ dx को कैपिटल D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन है वो वापस कैसे बन जाएगा, इक्वेशन ध्यान से देखिए, d2y माइनस 2dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ CF निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग PI का कोई भी क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हैं, पहले लेक्चर में बच्चों सिर्फ CF की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर आपने y कॉमन ले लिया, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जिससे हमें m की वैल्यू पता चलेगी कि m की वैल्यू अलग अलग रूट आ रहा है, इक्वल रूट आ रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग CF लिखेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जो ये d होता है सिर्फ इतने पोर्शन को लेते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, और जहां जहां d है वहां पे m रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहां से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके चेक करें क्या इसका फैक्टर बन सकता है। तो 6 दिया हुआ है, अगर हम 6 में 3 इंटू 2 करते हैं 6 होता है, बट 3 और 2 का डिफरेंस या ऐड करने पे 2 नहीं आएगा। तो हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं। m इज इक्वल टू, याद होगा आपको, मैं एक बार लिख देता हूं श्रीधराचार्य मेथड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हो तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का फॉर्मूला। ये यूज होता है जबकि हम इजिली इसका फैक्टर ना कर पाए, तब मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। तो माइनस b
ऑलरेडी ये बी वाला पार्ट माइनस में है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी -2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू m² का कोएफिशिएंट 1 है इंटू c की वैल्यू 6 है डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब m² का कोएफिशिएंट, b मतलब m का कोएफिशिएंट, c मतलब जो लास्ट कांस्टेंट दिया है। तो m की वैल्यू स्टूडेंट देखेंगे हम क्या होगी 2 + -√2 2 = 4 4 6 = 24 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 ± कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 - 24 करेंगे, रूट में देखिए यहाँ पे -20 आ गया डिवाइड बाई 2 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 ± नेगेटिव में रूट आ गया, मैंने बताया नेगेटिव में रूट को आयोटा लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और √20 बचेगा। तो √20 को आप कैसे लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं, 2 2 = 4 5 = 20, तो बन जाएगा 2√5, ध्यान रखिएगा, और डिवाइड बाई 2 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रूट आया दैट इज m = 2 से 2 कैंसिल कर चुके हैं 1 ± √5 और साथ में आयोटा आएगा, चेक कर सकते हैं आप ध्यान। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 ± आयोटा √5। अब आप देखिए ये रूट कैसा आ गया है, यहां से अगर आप कंपैरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है √5 आ रही है, बिल्कुल इस रूट के बराबर। अल्फा ± आई बीटा की तरह आ रहा है, अल्फा ± आई बीटा की जगह √5 है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो जो CF आएगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और CF कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी रूट m1 m2 m3 अलग अलग नहीं आया, रूट कैसा आया अल्फा ± आई बीटा के फॉर्मेट में आया, कॉम्प्लेक्स रूट आया। तो स्टूडेंट इसका अगर हमें CF लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक है जी। तो आपको m की वैल्यू मिल गई 1 ± आयोटा √5, कंपेयर करें, दिस वन इज बीटा अल्फा की वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू बीटा हो गई। इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे लिखा गया कर सकते हैं। देयरफॉर CF = C1 e⁴ अल्फा x को कॉमन ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, तो e⁴ अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 × x तो सीधा x आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे C1 और cos बीटा की वैल्यू √5x है प्लस C2 sin बीटा की वैल्यू √5x है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका CF किस क्वेश्चन के लिए, ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के लिए हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अब आपको ये पता है कि राइट साइड में 0 है इस इक्वेशन के, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो CF के बराबर होगा। देयरफॉर सिंस आप चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आपको मालूम है, सिंस Q = 0, Q मतलब राइट साइड का पोर्शन जो होता है, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, देयरफॉर सोल्यूशन इज y = CF ओनली। अब CF क्या निकाल दिया था आपने e⁴x C1 cos √5x प्लस C2 sin √5x, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड चूंकि छोटा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है, बट आप पॉज करके वीडियो देखेंगे तो एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह ट्राई करिए स्टूडेंट। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड करा है, बट ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि हो सकता है कि 1-2 वीक का गैप हो जाए, बट आपके एग्जाम से पहले पहले सारी के सारे सिलेबस जो है सेकेंड सेमेस्टर का मैं अपलोड कर दूंगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं 1-2 वीक का थोड़ा सा मेरा किसी कारणवश मैं बिजी हूँ, लेकिन मेरी प्रॉमिस है कि आपके ये सिलेबस जरूर पूरा करूंगा मैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच एंड बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम PI भी सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।